नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से कवर कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो आपका गिवन है हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में जो पहले के दो टॉपिक हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक एज वैदिक काल, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, लेटर वैदिक एज से। चाहे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे, सारे के सारे तरीके का जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनर, वो सारा यहाँ पर कवर करा देंगे आपका। ये वीडियो आपके महज यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जितने भी और भी एग्जाम हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो बताता रहूँगा वो साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब वैदिक काल में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से समय आपका आगे बढ़ता है, यहाँ पर आपका शहरीकरण देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर जब वैदिक काल आपका आता है, वैदिक एज आपका आता है, उस समय हम देखते हैं कि फिर से आपका पौराणिक काल में पहुँच जाते हैं सब लोग। और जो आपका शहरीकरण था वो ख़त्म हो चुका था, नगर नियोजन था वो भी सब खत्म हो चुका था। फिर उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा समय बीतता है, तो आपका उत्तर वैदिक काल आता है, फिर लेटर वैदिक एज आएगा। यहाँ पर आपके फिर से नगरीकरण हो चुका होगा, ठीक है। तो इसे भारत का दूसरा नगरीकरण कहा जाता है, ठीक। ओवरव्यू दे रहा हूँ पहले, उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। और फिर से आपका जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, वैसे ही यहाँ पर फिर से आपके अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण शुरू हो जाएगा। और लिपि जो यहाँ पर आपके लिपि कोई भी प्रेजेंट नहीं थी वैदिक एज में। अगर देखा जाए वैदिक काल में कोई भी लिपि आपकी प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन आपकी यहाँ पर लेटर वैदिक एज में या फिर उत्तर वैदिक काल में आपके ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका जितना भी ये ऋग्वेद वगैरह है, सामवेद, अथर्ववेद और भी उपनिषद वगैरह सब कुछ आपके यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक। ये चीज़ समझना है आपको। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वैदिक एज में जो आपका ऋग्वेद का कहते हैं कि रचना होती है, ये सिर्फ आपका श्रुतिजन्य होता है, मतलब कि सुन के धीरे धीरे आगे बढ़ा है और बाद में लेटर वैदिक एज में इसे लिखा गया था, कोडिफाई करा गया था ब्राह्मी लिपि में। और खरोष्ठी दोनों का बारे में बताऊंगा आगे आपको। माप का सही पैमाना यहाँ पर चालू हो गया था, बाँट और ये सब चीज़ें फिर से यहाँ पर आपकी चालू हो गई थी। ड्रेनेज सिस्टम फिर से यहाँ पर ठीक हो गया था, जैसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में था वैसे था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से फिर से चालू यहाँ पर होने लग गया था। आधुनिकरण आ गया था। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे लेटर वैदिक एज में या फिर उत्तर वैदिक काल के अंत में आएंगे, तो आपके 16 महाजनपद का उदय होगा और 64 विभिन्न आपके संप्रदाय निकल के आएंगे, ठीक। विभिन्न संप्रदाय क्या होते हैं? ये विभिन्न संप्रदाय जो आपके निकल के आएंगे, ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने नए नए धर्मों को एक तरीके से उत्पन्न करेंगे और उनको मानने की प्रक्रिया चालू करेंगे, ठीक। इस तरीके से 64 विभिन्न संप्रदाय आपके आए थे। अब देखिए, ये सारी चीज़ें तभी आपको समझ आएंगे उत्तर वैदिक काल का लेक्चर, जब आपने पीछे के 2 लेक्चर कर रखे हैं, ठीक है। कंटिन्यू अगर आप करेंगे कि कैसे धीरे धीरे हिस्ट्री आपकी अनफोल्ड हो रही है, तभी हिस्ट्री आपको समझ आएंगी। हैफजार्ड मैनर में कहीं से भी उठा के अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसे बहुत ध्यान से देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर जब लौट के आप आएंगे, ठीक है, ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाके उन लेक्चर को भी देखिए, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट ढंग से हो जाए, ठीक। पहले इस मैप में नज़र डालिए आप, ठीक है। ये मैप है आपका। मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र आपका ये रहा है, ठीक। ये क्षेत्र आपका रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये सारा क्षेत्र आपका कहाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा। फिर जब आर्य ने आपके हमला किया, जब आर्यों ने हमला किया तो सप्त सिंधु में उन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे यहाँ तक आपका उनका कब्जा हो गया। तो वैदिक काल में जो आपको देखने को मिलेंगे एरिया है, ये वैदिक काल का आपका एरिया है, ठीक है। वैदिक एज का आपका एरिया यही है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल का। फिर धीरे धीरे जब आपका आगे चल के लोहे की खोज होती है, ठीक, लोहे की खोज होती है, तो आपके क्या होते हैं, आपके जो आर्य होते हैं, आर्यस होते हैं, इनको नई नई जगह खोजने की तलाश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत हरे भरे जंगल थे आपके उत्तर के मैदान में, ठीक है। नदन प्लेन्स में बहुत घने घने जंगल थे, तो इन्होंने कुल्हाड़ियों के साथ इन्हें काटना शुरू किया, जो लोहे की कुल्हाड़ियाँ उन्होंने बनाई थी। और धीरे धीरे इनका सेटलमेंट आपका अब इस साइड बढ़ेगा, पूरब की ओर बढ़ेगा, ठीक। तो ये वाला क्षेत्र आपका जो दिख रहा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ,
ये आपका उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र है, जो आपका उत्तर प्रदेश प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, हरियाणा और ये बिहार का क्षेत्र जो सारा दिख रहा है आपका, ये सारा का सारा क्षेत्र आपका उत्तर वैदिक काल का था। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये मैप से लोकेशन देखिए धीरे धीरे इधर बढ़ रहा है, और ये दक्षिण पथ है, इसको आगे चल के आपका धीरे धीरे यहाँ पर से फिर आपका धीरे धीरे ऐसे बढ़ोतरी इनकी होती रहेगी। वैसे मेन एरिया आपका यही है। ठीक, अब चलते हैं डिटेल में बात करते हैं। देखिए, लोहे का उपयोग मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में आपका लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, ब्रॉन्ज एज थी, आपकी कांस्य युग था। उसके बाद जब आपके 1000 BC से आसपास जो आपका कालखंड है लेटर वैदिक एज का, उत्तर वैदिक काल का, वो 1000 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 बिफोर कॉमन एरा माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 950 बिफोर कॉमन एरा में, ठीक, 1000 और 600 के बीच में 950 आएगा, तो 950 बिफोर कॉमन एरा में गांधार के क्षेत्र में आपकी लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, लोहे की खोज हुई और लोहे के औजार फिर इन्होंने आपके आर्य बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी और हल वो बना पाए। तो कुल्हाड़ियों से वो लोग आपके सप्त सिंधु के क्षेत्र से पलायन करके आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने कुल्हाड़ियों के साथ उन्होंने वनों को काटा और जो लोहे के हल उन्होंने बनाए थे उससे खेतों की जुताई करी, और उपजाऊ भूमि पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेती करना आपका शुरू कर दिया जंगल काट के। ठीक, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर सरप्लस में हो गया। मतलब कि मैं कहूँ तो आपकी जो खेती बाड़ी है वो अब चरम पे थी। ठीक, क्योंकि धीरे धीरे आपके जो आर्यन जो पहले वैदिक काल में सिर्फ जौ के बारे में जानते थे, वो अब गेहूं भी बोने लग गए थे और धान की खेती भी करने लग गए थे। जौ और अन्य जो फसलें थी ये भी सब वो उगाने लग गए थे। इसका मतलब है, मैंने आपको जो वैदिक काल ने बताया था उस समय पशुपालन आपका प्रथम स्थान पे था, लेकिन जब धीरे धीरे आप उत्तर वैदिक काल में बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर आपका प्रथम स्थान पे हो जाएगा। याद रखिएगा, पूछता है, एग्रीकल्चर आपकी प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक, प्राथमिक आपका एक तरीके से मैं कहूँ तो पेशा हो जाएगा, और जो गौ पालन वगैरह है, जानवरों को पालने की जो आपकी प्रथा है, ये दूसरे स्थान पे आ जाएगी, ये सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे आपकी हिस्ट्री अनफोल्ड हो रही है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जब उत्तर वैदिक काल आपका आता है, तो जब ये सब चीज़ें होने लग गई, खेती बाड़ी आपकी होने लग गई और पशुपालन आपका दूसरे नंबर पे आ गया, और धीरे धीरे एक तरीके से समाज आपका डेवलप हो रहा था, तो अब समाज पे उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर आपसे चाहे कोई पेपर उठा के देख लीजिए, समाज में आपके उत्तर वैदिक काल में किसकी कौन सी स्थिति थी, किस तरीके से आपका वर्ण व्यवस्था थी, ये सब चीज़ें बहुत पूछता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, डिटेल से समझिए। देखिए, वर्ण व्यवस्था जो मैंने आपको वैदिक काल में बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके 3 आपके वर्ण हुआ करते थे, ब्रह्म, क्षत और विश्व। ठीक, ये मैंने आपको बताया था, ब्रह्म, क्षत और विश्व मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ये आपका श्रम विभाजन के ऊपर निर्धारित था, कि श्रम के ऊपर जो लोग जो काम कर सकते हैं उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे आपका उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल में आपके ये जो डिवीजन है ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में, ये डिवीजन ऑफ ये जो आपका डिवीजन है, ये अब डिवीजन ऑफ लेबर या फिर श्रम विभाजन के ऊपर नहीं बेस्ड था, बल्कि ये आपके एक तरीके से जाति आधारित हो चुका था। किस पे? जाति आधारित वर्ण व्यवस्था आपकी हो गई थी, याद रखिएगा। और इसके साथ साथ ही आपका 4th कॉलम भी आपका ऐड हो गया था, शूद्र। ठीक है, शूद्र ऐड हो गए थे, और साथ ही साथ एक बाध्यकारी चीज़ कर दी गई थी। वो चीज़ ये थी कि अब अगर कोई वैश्य चाहे तो वो क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण कुल में नहीं जा सकता है। मतलब कि अगर वो कन्वर्ट होना चाहता है वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से ब्राह्मण, तो इस पे रोक लगा दी गई थी। अब जो जिस वर्ग में था उसी वर्ग में वो रहेगा, वो दूसरे वर्ग में आपके नहीं जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ण व्यवस्था में आपके जो टॉप पे बैठे थे वो आपके ब्राह्मण बैठे थे, और क्षत्रिय आपके दूसरे नंबर पे थे, और थर्ड जो है आपके वैश्य थे, और चौथे जो आपके शूद्र हैं। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण का काम था, ब्राह्मण का काम था आपका पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, आहुति करना, और एक तरीके से इनकी सुप्रीमेसी थी, इनकी सबसे ज़्यादा वरीयता थी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये टॉप पे थे आपके वर्ण व्यवस्था में। और दूसरे जो आपके आते हैं क्षत्रिय आते हैं। अब क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों देखा जाए तो मोटा मोटा आपका एक ही स्थान पे थे। क्षत्रियों का काम था आपके राजपाट करना, ठीक,
और एक तरीके से क्या करना, युद्ध लड़ना, ताकि अपने क्षेत्र का वो विस्तार कर सके। इसी में अश्वमेध यज्ञ भी देखने को मिलेगा, आगे बताऊंगा आपको। तो ये सब चीज़ें इनका काम आपका था। तो और ब्राह्मण आपका राजाओं के बलदी जितने भी आपके आहुति वगैरह ये सब देते थे, और दान दक्षिणा लेना काम इनका था ब्राह्मण का। वैश्यों का जो काम डिवाइड कर दिया गया था, वैश्य का काम था कि आपका अनाज उगाएंगे और राजा को कर जमा करेंगे। उस राजा का जो कर जमा होता है उसमें से कुछ लाभांश आपके ब्राह्मण को भी जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड आपका जो वैश्य समाज था, ये ऊपर के दो समाज की सेवा करने के लिए एक तरीके से था, कह सकते हैं। और जो फोर्थ नंबर पे एक ऐड कर दिया गया था एक्स्ट्रा आपका शूद्र, जिसको नॉन आर्यन लोग जितने भी आपके थे, जो गैर आर्य थे आपके, इन सभी को अब शूद्र कहा जाने लग गया। ठीक, समाज धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ आपकी कुरीतियाँ भी समाज में धीरे धीरे आ रही थी। तो नॉन आर्यन या फिर आपके गैर आर्य जो हैं वो अब इंक्लूड कर दिए गए थे इसमें शूद्र के फॉर्म में। और ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना आपके शूद्रों का काम था, ये लिखा गया है। ठीक, अब ये चीज़ समझिए, जो आपके ऊपर के जो तीन हैं ये आर्य हैं, और नीचे के जो आपके शूद्र हैं ये आपके नॉन आर्यन या फिर आपके गैर आर्य हैं, ऐसा लिखा गया है। तो ये वर्ण व्यवस्था आपकी जाति पर आधारित थी। और इसमें जो ऊपर के जो तीन वर्ग हैं आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये आपके जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ धारण करते थे, फिर सेक्रेट एक थ्रेड होता है वो आपका धारण करते थे। इसका मतलब है ये लोग अपने आप को द्विज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? द्विज। याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विज अपने आप को कहलाते थे। द्विज का मतलब होता है जो दो बार जन्मा हुआ, दोबारा जन्मा हुआ, ये आपका द्विज कहलाता है। और दूसरी बात है, ये शूद्र जो आपके थे, इनको ऊपर के जो वर्ण हैं इनकी सेवा के लिए रखा गया था, लेकिन इनके साथ ये छुआछूत की प्रथा इन्होंने शुरू कर दी थी। मतलब इन्हें ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से निचला स्थान दे दिया था, और ये ऊपर के जो तीन वर्ण हैं इनके साथ बराबरी में बैठ नहीं सकते थे, ना ही इनकी गलियों में जा सकते थे। ठीक, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ दयनीय स्थिति इन्होंने शूद्रों की यहाँ पर शुरू कर दी थी। ठीक है, फोर्थ वर्ण आपका ऐड करके। ठीक, तो होपफुली आपको जो वर्ण व्यवस्था है ये समझ आ गई होगी। जो पहले वैदिक काल में बताया था, अगर आप वीडियो में देखेंगे जाके, तो वैदिक काल में मैंने 3 आपको वर्ण बताए थे, और वहाँ पर भी डिटेल से समझाया था कि उस समय कैसा आपका वर्ण था। आगे चलते चलते थोड़ा डेवलप हुआ और चौथा वर्ण आपका ऐड कर दिया गया। ठीक, तो ये आपका वर्ण व्यवस्था हो गई। होपफुली आपको समझ आया होगा ढंग से। ठीक है, ये द्विज याद रखिएगा, और ये चारों आप ऐसे याद रखिएगा। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह पे, एक तरीके से कह सकता हूँ कि अगर आप शूद्र हैं तो अगर आप वैश्य बनना चाहते तो आप बन सकते थे, आप नहीं बन सकते थे। किसमें? आपके उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं नेक्स्ट पेज पे आगे धीरे धीरे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, यहाँ लिखा गया है वर्ण व्यवस्था आपके जन्म पर आधारित थी, जैसा मैंने आपको बताया है। वर्ण बदलाव अब मंजूर नहीं था, और शूद्र है, शूद्रों को कोई भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, धार्मिक अधिकार भी इनको आपके नहीं था। किसको? आपके शूद्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे। वर्ण व्यवस्था के साथ साथ, ठीक, अब यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के साथ साथ क्या होगा, आपके आश्रम व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था भी आपकी चालू कर दी जाएगी। ठीक है, गोत्र व्यवस्था भी आपकी चालू कर दी जाएगी। ठीक, आश्रम व्यवस्था में क्या होता है? आश्रम व्यवस्था में ये होता है कि आपके मोटा मोटा मान लिया जाता है, ठीक, मोटा मोटा आपके मान लिया जाता है कि एक इंसान का जो जीवन होता है वो 100 साल का होता है। तो 100 साल को 4 कालखंडों में उन्होंने विभाजित कर दिया था आपके। ठीक, ये बहुत ही साइंटिफिक है, अगर इसको आज फॉलो करा जाए तो देश बहुत आगे जा सकता है। ठीक, लेकिन अभी जैसे बताता हूँ आपको एग्जाम्पल देके कैसे। पहले ये समझिए, 100 साल में अगर है आश्रम व्यवस्था तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों का अगर आप 25-25 साल में डिवाइड कर लें तो देखिए कितने साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर इसको डिवीजन किया गया था कि जो आपका पहला जो आपका चरण होगा, किसी भी इंसान का पहला चरण होगा वो आपके ब्रह्मचर्य होगा। इसमें ये काम होगा कि वो ज्ञान आपका अर्जित करेगा, और एक तरीके से वो क्या करेगा, धीरे धीरे चीज़ें सीखेगा ताकि वो समाज के लिए आगे तैयार हो सके। इसमें मेन सा काम होगा ब्रह्मचर्य जीवन जी के और ज्ञान को अर्जित करना। अगला है गृहस्थ जीवन। जब 25 साल से 50 साल तक का लड़का होगा आपका, या कोई पुरुष या फिर स्त्री जो भी होगी, तो वो गृहस्थ जीवन में आपके अब एंटर कर जाएंगे, जहाँ पर परिवार पालना और ये सब चीज़ें वो करेंगे, और अपने परिवार की तरफ जिम्मेदारी उनकी होगी, समाज की तरफ भी जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर आगे जब गृहस्थ से वानप्रस्थ जीवन में वो आएंगे,
वानप्रस्थ जीवन में जो भी गृहस्थ की जो भी जिम्मेदारी है उससे वो पृथक होके, अलग होके अब क्या करेंगे, अब अपने जीवन को एक नया आयाम देंगे और समाज कल्याण को, ठीक है, समाज कल्याण को प्राथमिकता देंगे। परिवार को वरीयता ज़्यादा नहीं देंगे, समाज कल्याण को प्राथमिकता देंगे और समाज के एक तरीके से उत्थान के लिए आपके काम करेंगे। किसमें? आपके वानप्रस्थ जीवन में बताया गया है। फिर एंड में आपका हो जाता है सन्यासी जीवन। सन्यास में आपका क्या होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक, सब कुछ छोड़ छाड़ के सामाजिक आपकी सेवा और घर के प्रति जिम्मेदारी, ये सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे और एक तरीके से चिंतन करके और अलौकिक अवस्था में जाके भगवान को एक तरीके से पाने की अवस्था में वो आ जाएंगे, जहाँ पर वो सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद के बारे में जान रहेंगे कि मैं क्या हूँ और किस लिए मेरा जन्म हुआ है। ये सब चीज़ें एक तरीके से चिंतन कर सकते हैं, सन्यासी के जीवन में चले जाएंगे। तो वह लास्ट में आपका सन्यास का एज है। अब ये तो आपका परफेक्ट तरीके से डिवाइड किया गया है कि ये चीज़ आपका ऐसे होना चाहिए। सही मायने में देखा जाए तो अब क्या हो रहा है, अब जो आपके ठीक 80-80 साल के जो आपके नेता हैं, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, समझिए, 80-80 साल के जो आपके नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे, ठीक, हम लोग रिटायर नहीं होंगे, इस्तीफ़ा हम लोग नहीं देंगे। वो लोग इस स्टेज में पहुंच गए हैं जब उनको सन्यासी बन जाना चाहिए, तब भी उनके अंदर इतनी लालसा है कि वो लोग आपकी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। और युवा वर्ग को क्या कह रहे हैं, वो युवा वर्ग को कह रहे हैं कि आप लोग बेरोजगार रहिए, आप लोग कीड़े मकोड़े बन के रहिए, आपसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। एक तरफ से पेपर सारे लीक हो रहे हैं और ये आराम से सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं राजनीति की, और टॉप पे बैठे हैं और दीमक की तरह आपके देश को खाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी व्यवस्था हो गई। अब कलयुग आ गया है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। तो ये पहले था आपका बिल्कुल परफेक्ट, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपके डिवीजन कर दिया गया था इन 4 वर्णों में, ठीक। होपफुली आपको समझ आएगा कि आश्रम व्यवस्था क्या होती है। अगली बात समझिए, गोत्र व्यवस्था होता है। गोत्र का मतलब होता है शेयरिंग कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, अगर हम एक ही गोत्र के हैं तो होपफुली चांसेस है कि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो पूर्वज हमारे क्या होंगे, एक समान रहे होंगे। वही आपके जो गोत्र कहलाता है कि एक गोत्र का व्यक्ति होता है कि उसके सभी पूर्वज आपके समान रहे होंगे, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर बंदे से आपके बाकी सारे लोग जन्मे हैं और उनकी धीरे धीरे परिवार बढ़े हैं, तो ये इनका कॉमन एंसेस्टर है, ठीक, कॉमन इनका पूर्वज है। तो यही आपका गोत्र व्यवस्था कहलाती है। बाद में आगे चल के आपके ब्राह्मणों ने क्या किया कि सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, ठीक है, सेम गोत्र में आपके शादी नहीं कर सकते हैं, ये व्यवस्था कर दी गई थी। जैसे अगर आप देखेंगे कि पंडितों में होता है कि अगर कोई भारद्वाज है, ठीक है, तो वो भारद्वाज अगर लड़का है तो वो भारद्वाज लड़की से शादी नहीं कर सकता है, ठीक। इसी तरीके से अगर पांडे कोई लड़का है तो पांडे लड़की से, पांडे जो लड़की है उससे शादी नहीं कर सकता है। उनको एक तरीके से अपने दूसरे गोत्र में शादी करनी पड़ेगी। होंगे वो पंडित ही, कास्ट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे गोत्र में आपकी शादी करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था भी धीरे धीरे उन्होंने आपकी कर दी थी। तो ये है आपकी क्या है, गोत्र व्यवस्था। अब ये जितने भी नियम कायदे कानून आपके निकल के आ रहे हैं, ये सभी के सभी आपके एक तरीके से ऋग्वेद और आगे के जितने वेद हैं वहाँ से निकल के आ रहे हैं, और इनके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ब्राह्मणों ने आपके डिज़ाइन किया है, ठीक। ये चीज़ आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के इनमें कुरीतियाँ जो ऐड होती गई, जिसकी वजह से आज अगर देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा आपका कह सकते हैं आधुनिक नहीं लगता है, या फिर आपका वैज्ञानिक नहीं लगता है। लेकिन पहले जब इनकी आपकी व्यवस्था करी गई थी तो इस समय ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति पे बेस्ड थे, लेकिन अब जाके धीरे धीरे मामला गड़बड़ होता जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई आश्रम व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, तीनों के बारे में आपने समझ लिया। ये लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में आया था, एग्जामिनर आपसे पूछता है, ठीक। कला के क्षेत्र में क्या आपकी उन्नति हुई थी? कला के क्षेत्र में आपको पेंटेड ग्रे वेयर नामक आपका मृदभांड या फिर चित्रित मृदभांड एक तरीके से अब इस्तेमाल होने लग गया था। वैदिक एज में मैंने आपको बताया था उत्तर वैदिक काल में कि आपके काले मृदभांड, लाल मृदभांड और ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल मृदभांड का इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे जैसे समय आपका आगे बढ़ता है और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो आपका अब पेंटेड ग्रे वेयर मतलब कि चित्रित मृदभांड का उपयोग भी होने लग गया था इन सबके साथ साथ, ठीक। ये हो गया। और आपके जौहरी के बारे में भी आपका वर्णन मिलता है लेदर वैदिक काल के जो आपके बुक्स हैं उसमें, कि जौहरी जो थे आपके ये आभूषण बनाने के अब काम आने लग गए थे, सोने चांदी के अब आभूषण आपके बनने लग गए थे, ठीक। तो एक तरीके से आधुनिकीकरण की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे आपके, ठीक है। मतलब कि देखिए ये ग्राफ आपका ऐसे कुछ तैयार होगा।
अगर आप एक तरीके से कहें, ठीक, यहाँ पर से आपका पीक पे था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो पीक पे आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था। फिर क्या हुआ, एक वक्त आया जो आपका जब वैदिक काल आया तो उस समय आपका आधुनिकरण, नगर नियोजन, ये सब चीज़ें आपके डाउनफॉल में चला गया था, ठीक है, वैदिक एज में। फिर उसके बाद लेटर वैदिक एज में फिर से ये धीरे धीरे आपका उठना स्टार्ट हो गया था, लेटर वैदिक एज में, ठीक, धीरे धीरे आपका फिर से क्या हो गया, उठना ये स्टार्ट हो गया था, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अगर आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल काल विभाजन करके, तब तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये चीज़ समझिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब ये कालखंड है आपका, ये मैं बना देता हूँ। ये मोटा मोटा आपका मैं कह सकता हूँ कि 1800 बिफोर कॉमन एरा तक ये आपका था, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं, हम मान लेते हैं मोटा मोटा 3500 बिफोर कॉमन एरा, यहाँ से शुरुआत होती है। फिर जब 1800 से आगे हम धीरे धीरे आते हैं आपके, तो क्या होता है, यहाँ से आपके मोटा मोटा मैं कहूँ यहाँ से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा तक, यहाँ तक आपका वैदिक एज रहा है। और 1000 बिफोर कॉमन एरा तक आपके यहाँ से 600 बिफोर कॉमन एरा तक क्या है, आपका उत्तर वैदिक काल रहा है। जहाँ पर देखा जाए इस समय आपका 950 BCE आया है। यहाँ पर आपके क्या होगा, यहाँ पर आपके लोहे की खोज होगी, ठीक। तो ये है ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझ लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल की आपकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक। ये चीज़ समझिएगा, एक ही करके आपको पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए, जो आपका सभा, समिति और विदत, ये तीनों चीज़ें आपके किस में थी, ये तीनों चीज़ें आपके वैदिक काल में मैंने बताया था आपको, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जनसभाएं जो आपकी सभा, समिति और विदत थी, उत्तर वैदिक काल में ये सारों आपकी कमज़ोर हो गई थी। सभा, समिति और विदत आपकी धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गई थी। और एक तरीके से मैं कहूँ तो राजा का वर्चस्व बढ़ रहा था। भाई धीरे धीरे एक तरीके से जब आपका समाज डेवलप होगा तो राजा के अंदर भी लालसा आती है, राजा के अंदर भी लालच आती है कि वो हमेशा आपकी सत्ता बनाए रखें। जैसे आज हो रहा है ना, वैसे उस समय भी आपके राजा के अंदर क्या होता है कि एक लालच आ जाता है कि हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी सभा, समिति और जो विदत होती है उसको वो कमज़ोर कर देगा, ताकि आपकी किंग की सुप्रीमेसी हमेशा बनी रहे, राजा का वर्चस्व हमेशा बना रहे। विदत पूरी तरीके से आपका समाप्त कर दिया जाएगा, जो विदत व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। सभा और समिति आपकी बनी रहेंगी, लेकिन उनका स्वरूप आपका बदल चुका होगा, वो अब कमज़ोर हो चुके होंगे, ठीक। अब इस सभा, समिति और विदत क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाके देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, इन पर अब राजाओं, सरदारों और धनी कुलीनों का नियंत्रण हो चुका होगा, ठीक है। और महिलाओं को सभा में बैठने का अधिकार अब नहीं रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछली जो आपकी मैंने वीडियो जो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि औरतों को भी आपके सभा में बैठने की मंजूरी दी थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपके उत्तर वैदिक काल में आएगा, अब औरतों की व्यवस्था, ये स्थिति धीरे धीरे आपकी दयनीय हो चुकी होगी, और औरतों को क्या होगा, अब एक तरीके से निचले स्थान पर रखा जाएगा, और उनको क्या होगा, आपके सभाओं में एकत्रित या फिर बैठने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा कि महिलाओं की स्थिति अब दयनीय आपकी यहाँ से होती जाएगी। सभा पर मुख्यतः आपके क्षत्रियों और ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो चुका होगा, ठीक है। एक तरीके से क्षत्रिय और ब्राह्मण, मैंने आपको बताया कि ये टॉप पे बैठ चुके होंगे, और पूरा पावर सेंट्रिक, पूरा जो सत्ता का केंद्र है इन्हीं के चारों तरफ घूमता रहेगा। महिलाओं की क्या होगी, स्थिति आपकी दयनीय हो चुकी है। तो ये सभा, समिति और विदत के बारे में हो गया, परिवर्तन क्या हुआ था, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो होपफुली आपको वहाँ से आप लोग दिमाग लगा के आंसर कर लेंगे, ठीक। बस चेंज जो हो रहा है वो चीज़ें समझिए धीरे धीरे। अगला जो होता है, राज्य और क्षेत्रीय शासन का विकास आपके धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। भाई धीरे धीरे मैंने आपको बताया कि वैदिक काल में क्या होता था कि आपके क्या होता था, जितने भी लोग थे ये कबीले में रहते थे, कबीले में रहते थे, जनजाति व्यवस्था थी। एक धीरे धीरे के तरीके से ये कुल के तरफ पे होते थे, एक गांव में आपका फॉर्मेशन होता था। फिर धीरे धीरे जैसे समाज डेवलप होगा, जैसे जैसे आपके लोहे की खोज हुई तो एक तरीके से आपकी पहले खेती करी जाने लग गई। जब खेती करी जाने लग गई तो धीरे धीरे आपको खेती को बचाने के लिए भी आपको क्या हुआ, सैनिक रखने पड़ने लग गए। जब सैनिकों को रखा गया तो सैनिक लोहे के हथियार लेके हुए, और तो उनके अंदर, राजा के अंदर आपके लालसा आई कि चलिए हम लोग दूसरे राज्य को कब्जा करते हैं, ताकि हमारे पास और
भूमिहर खेती आपकी आ जाए और समाज क्या होगा आपका और डेवलप होता जाएगा और एक तरीके से किंगडम या फिर साम्राज्य की आपके धीरे धीरे स्थापना हुई और छोटे जनजातीय समूह की जगह बड़े राज्य का निर्माण होने लग गया। ये चीज़ हो गई। राजा की शक्ति और अधिकार में आपकी वृद्धि धीरे धीरे होने लग जाती है यहाँ पर के, और शासन जनजातीय से बदलकर अब आपके क्षेत्रीय होने लग गया। ठीक, जैसे उसमें बताया था जनजातीय व्यवस्था थी, इसमें अब क्षेत्रीय आपके व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ने लग गई। शक्तिशाली जनजातीय के नाम पर क्षेत्रों पर अब मैं कह सकता हूँ आपके के नाम पर क्षेत्रों के नाम रखे जाने लग गए हैं। ठीक, ये चीज़ समझिएगा। जैसे पांचाल पहले एक जनजाति का नाम था, बाद में चल के पांचाल एक राज्य का नाम हो गया, बाद में एक राज्य और क्षेत्र का नाम बदल गया हो गया था। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं किस तरीके से आपकी स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं कि राष्ट्र में आपका क्या सिस्टम था उस समय। जो राष्ट्र का अगर हम बात करें, एक सेकेंड मुझे एडजस्ट कर लेने दीजिए इसे। हाँ जी, हो गया। ठीक जी, अब हम लोग राष्ट्र के बारे में बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था पिछले में कि धीरे धीरे आपका गांव से ऊपर आपका क्या होगा, धीरे धीरे आगे करके सबसे टॉप पे आपके राष्ट्र बैठेगा। ठीक है, तो राष्ट्र और राज सत्ता की अवधारणा आपकी अब आ गई थी। ठीक, सारे धीरे धीरे ब्लॉक मिला के अब राष्ट्र का निर्माण करने लग गए थे। राष्ट्र का अर्थ था एक निश्चित भूभाग या फिर क्षेत्र, ये आपका उस समय राष्ट्र का अर्थ था, जो अभी भी राष्ट्र का अर्थ यही भी होता है। तो धीरे धीरे डेवलप होने लग गया था। राज्य का अर्थ था आपका सार्वभौमिक शक्ति। ठीक है, राज्य और राष्ट्र अलग अलग चीज़ें हैं। राज्य आपकी क्या होती है, सार्वभौमिक सत्ता आपकी होती है, और राष्ट्र आपका कोई एक भूभाग क्षेत्र होता है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की अवधारणा अब धीरे धीरे आपकी विकसित हो रही थी। तो ये चीज़ होगी। अब 3 पैरामीटर्स पे हमने आपकी स्टडी कर ली है, सभा समिति विदत, राज्य और क्षेत्रीय शासन का विकास, और राष्ट्र और राज्य की अवधारणा आपकी धीरे धीरे बदल रही थी। अच्छा, अब राजा का चयन आपका कैसे होता था। पहले मैंने आपको बताया था कि राजा का चयन आपका एक तरीके से ये होता था कि एक कुल का जो आपका होता था वो आगे कुल पे धीरे धीरे पावर आपकी ट्रांसफ़र होती थी। और कहीं कहीं पर मैंने आपको बताया था कि आपको इलेक्शन भी देखने को मिले हैं, राजा का चुनाव भी आपका होता है। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, प्रारंभ में राजा का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर होता था। प्रारंभ में पहले आपका होता था, जो व्यक्ति आपके कृषि में कुशल होता था, नई बस्तियां बसा सकता था या फिर युद्ध में वीरता दिखाए, उसे आपके राजा बना दिया जाता था। लेकिन बाद में आपके राजपूत, ठीक है, बाद में जो आपके राजपथ है, सॉरी राजपूत नहीं, बाद में जो राजपथ है वंशानुगत आपके हो गया था। ठीक है, हेरिडेटरी आपका हो गया था कि धीरे धीरे राजा का बेटा ही अब राजा हो गया था, ये परमानेंट कर दिया गया था। ठीक, आगे जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो अब धीरे धीरे आपकी क्या हो रहा है, परमानेंट व्यवस्था आपकी होती जा रही है। सामान्यतः राजा का सबसे बड़ा पुत्र आपका उत्तराधिकारी उसका बन जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको लॉ ऑफ प्राइमोजेनिचर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ी संतान होती है उसको आपके सत्ता धीरे धीरे हस्तांतरण कर दी जाती है। तो सामान्यतः आपके राजा का सबसे बड़ा जब पुत्र होता था, ये आपका उत्तराधिकारी आपका बना दिया जाता था। उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष भी आपके होते थे। कई जगह आपके संघर्ष भी देखने को मिले हैं कि कौन उत्तराधिकारी होगा। तो ये भी आपका होता है। जैसे महाभारत में आप देखेंगे ना कि कौरव और पांडवों के बीच में संघर्ष आपके हुए थे सत्ता एक तरीके से पाने के लिए। तो ये उसका बेहतरीन आपका उदाहरण है कि कैसे कैसे समाज आपका धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपकी पहले जो बलि है, ये पे जो कर व्यवस्था थी, ये चीज़ क्या थी, जो पहले कर व्यवस्था थी वैदिक एज में कि कर्ज आपसे वसूला जाता था, ये मैंडेटरी नहीं था, ये आपका कंपलसरी नहीं था कि आपको कर देना ही देना है। सब लोग अपने इच्छा अनुसार जितना उनका एक तरीके से हैसियत होती थी उस हिसाब से वो लोग राजा को कर देते थे। कर वो लोग एक तरीके से दूध के रूप में और जौ के रूप में देते थे, या फिर गाय वगैरह दे देते थे। ये सब चीज़ें होता था पहले, और ये स्वैच्छिक होता था एक तरीके से, किसी भी तरीके से आप उनको फोर्स नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका उत्तर वैदिक काल आपका आया है, ठीक है, उसमें आपकी जो बलि होती है या फिर मैं कह सकता हूँ जो कर होता है, ये उपहार राजा को सम्मान के लिए आपके दिए जाते थे, और धीरे धीरे यही कर अनिवार्य कर में बदल दिया गया। अब लेटर वैदिक एज में क्या होगा कि आपका जो कर होगा ये भी आपका अनिवार्य रूप से लिया जाने लगेगा, और टैक्स कंपलसरी या फिर ट्रिब्यूट कंपलसरी कर दिया जाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो गया ना, ये बलि और या फिर कर के बारे में आपने समझ लिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि अब राजा अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए कई तरीके से यज्ञ करेंगे आपके।
उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यज्ञ अब करने लग गए थे। जैसे कि आपके राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ आपके कराया जाने लग गया था। इसमें क्या होता है, आपका राजा को सर्वोच्च सत्ता प्रदान करने वाला यज्ञ ये कहलाता है। इससे उसकी वैधता और प्रतिष्ठा आपकी कंप्लीट हो जाती है या फिर बनी रहती है। ठीक है, ये राजसूय यज्ञ होता था जिसमें आपके राजा की पावर को सेंटर करने के लिए, उसकी पावर को सब लोग मानेंगे, इसलिए ये यज्ञ कराया जाता था आपका। उसके बाद आपका अश्वमेध यज्ञ भी कराया जाता था। इसका मतलब समझिए, एक घोड़ा स्वतंत्र आपका छोड़ दिया जाता था और वो जिस भी राज्य में आपके जाता था, ठीक है, उसके ऊपर एक लेबल लगा दिया जाता था। वो जिस भी राज्य में जाता था, अगर वो राज्य उस घोड़े को क्या होता था, आसानी से निकल जाने देता था, तो ये समझ लेता था वो राजा जिसने छोड़ा है घोड़े को कि हाँ ये जो है ये राज्य ये हमारे अधीन आना चाहता है या फिर हमारे अंडर काम कर सकता है। लेकिन जो राजा आपके घोड़े को रोकता था और राजा को चुनौती देता था, जिस राजा ने घोड़े छोड़े हैं आपके, तो उनके बीच में युद्ध होता था और जो आपके जीतता था वो आपके शेष राज्य पे कब्जा करता था। ठीक है, तो ये कह सकता हूँ कि आपके राजनीतिक प्रभुत्व को बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी अब चालू हो गया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने महाभारत और रामायण में भी आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुना होगा। ये सारी चीज़ें आपके उत्तर वैदिक काल में ही आई थी। और वाजपेयी यज्ञ भी आपका चालू हो गया था। अब वाजपेयी यज्ञ क्या होता है, इसमें रथ दौड़ आयोजित होती है, राजा का रथ विजयी घोषित किया जाता है, इससे राजा की श्रेष्ठता आपकी प्रदर्शित होती थी। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, रथ का एक तरीके से दौड़ होती है और राजा इसमें आपके जिताए जाते थे, जिसकी वजह से राजा की प्रतिष्ठा आपकी बनी रहती थी। तो ये 3 तरीके के आपके यज्ञ अब कंपलसरी हो गए थे। ये तीनों यज्ञ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे अब कैसे हो गई थी। तो प्रशासनिक व्यवस्था में कह सकता हूँ कि अब संग्रहिती नाम की आपकी एक ऑफिस आ गई थी। ठीक है, संग्रहिती आपकी एक ऑफिस आ गई थी, जिसका मतलब होता है जहाँ पर आपके कर और उपहार को एक अधिकारी के अंडर आपके जमा किया जाता था। ठीक है, यह राजा का प्रमुख आपका सहयोगी होता था। उस अधिकारी का नाम क्या था, संग्रहित्री। संग्रहित्री उसका नाम होता था। ठीक है, और राजा के प्रमुख सहायता के आपके कौन प्रमुख अधिकारी और कौन कौन थे, पुरोहित थे, सेनापति थे, ठीक है, मुख्य रानियां हुआ करती थी और अन्य उच्च अधिकारी आपके राजा की एक तरीके से सत्ता चलाने में मदद करते थे। यहाँ तक हो गया। आगे हम बात करते हैं आपके ग्राम प्रशासन के बारे में। ठीक है, ग्राम प्रशासन अब धीरे धीरे आपको एक तरीके से यहाँ पर स्थानीय प्रशासन गाँव में सभाओं में देखने को मिलने लगेगा। गाँव में क्या होगा, एक तरीके से उनका मुखिया जैसे उसमें था ही आपके, उसमें एक तरीके से यहाँ पर आपको ग्रामीणी देखने को मिलेगा। क्या देखिएगा, ग्रामीणी धीरे धीरे देखने को मिलेगा, जो आपके गांव पे शासन करता था मुखिया के तौर पे। ठीक है, इन सभाओं पर प्रभावशाली कुलों और सरदारों का नियंत्रण आपका था, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये सभाएं स्थानीय विवादे और न्यायिक मामले का निपटारा आपके करती थी। कौन, आपकी ग्राम प्रशासन। ठीक, तो इतना आपको सीख लिया। और सेना व्यवस्था उस समय कैसी थी आपकी उत्तर वैदिक काल में। सेना आपकी अब उत्तर वैदिक काल में स्टैंडिंग आर्मी हो गई थी। स्टैंडिंग आर्मी मतलब स्थायी सेना आपकी हो गई थी। पहले आपकी अस्थायी सेना होती थी उत्तर वैदिक एज में, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, समाज आपका बढ़ा, राष्ट्र का आपका निर्माण हुआ, तो राष्ट्र को बचाने के लिए आपकी मिलिट्री भी चाहिए। तो वो मिलिट्री आपका क्या हुआ, तो मिलिट्री अब कंपलसरी कर दी गई और मिलिट्री आपकी स्टैंडिंग आर्मी या फिर स्थायी आपकी आर्मी अब बना दी गई। तो पहले आपके क्या होता था, पहले आपके वैदिक एज में जो आपके सैनिक होते थे उनको उपहार के रूप में जो भी लूटी आपकी वस्तु होती थी उसको दे दिया जाता था, हिस्से में बांट लेते थे वो लोग, और जो हिस्सा कुछ हिस्सा बचता था ये सैनिक को दे दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, आपके उत्तर वैदिक काल में आपके जो सैनिक हैं उनको मौद्रीकरण अब हो जाएगा। तो मतलब कि उनको जो सैलरी है वो सैलरी आपके रुपयों के रूप में, मतलब उस समय कह सकता हूँ आपके मुद्रा के रूप में दिया जाने लग जाएगा। ठीक है, जमीन भी देंगे, मुद्रा भी देंगे, और साथ साथ में जो लूटा हुआ सामान है उसका तो हिस्सा लगता ही था। तो एक तरीके से युद्ध के समय जनजातीय सैनिकों को एकत्र किया जाता था और सेना अस्थायी रूप से आपकी गठित होती थी। ये चीज़ याद रखिएगा। स्टैंडिंग आर्मी अब बन गई थी, और मैंने बताया ना कि मौद्रीकरण हो गया था, तो अब इनको सैलरी धीरे धीरे आपको मुद्रा के रूप में देने लग गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी अब हो गई थी। मतलब कि मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि समाज आपका बहुत डेवलप हो रहा है, कई चीज़ें धीरे धीरे ऐड हो रही हैं आपके वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक काल में। यहाँ तक हो गया। अगले पेज पे चलते हैं, हम धर्म के बारे में बात करते हैं
कि धर्म पे आपका उत्तर वैदिक काल में क्या प्रभाव पड़ा था। तो ऋग वैदिक काल में आप जानते हैं कि आपके इंद्र देवता और अग्नि देवता आपके टॉप पे रहते थे। यहाँ पर इसके बारे में मैंने बताया था वहाँ पर कि अग्नि देवता के बारे में सबसे ज़्यादा आपके सूक्त दिए गए हैं। फिर ऐसे ही करके आपके अग्नि देवता और कई सारे आपके देवताओं को पूजा जाता था। लेकिन जैसे जैसे आपका उत्तर वैदिक काल में आएगा तो आपके इंद्र और अग्नि देवता जैसे जो आपके देवता हैं, इनकी वरीयता अब धीरे धीरे कम हो जाएगी और नए देवता आपके आएंगे जो आपके प्रजापति, ठीक, प्रजापति जिन्होंने आपके पूरी सृष्टि को बनाया, यानी कि ब्रह्मा जी और रुद्र भगवान और विष्णु भगवान, इन सब की वरीयता धीरे धीरे आपकी बढ़ जाएगी और इंद्र देवता की वरीयता धीरे धीरे आपकी घट जाएगी। ठीक, इनकी वरीयता आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी और मैं कहूँ तो फाउंटेन पेन, ब्रश पेन, ठीक है, इनकी वरीयता बढ़ती जाएगी और ये इंद्र और अग्नि और ऐसे देवता जो आपके ऋग्वैदिक काल में थे, इनकी वरीयता धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, तो धर्म धीरे धीरे आपका अब चेंज हो रहा है। ठीक है, धर्म में एक चीज़ और भी आपके बदलाव हुआ था कि अब मूर्ति पूजन की व्यवस्था आपकी स्टार्ट हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में आपके मूर्ति पूजन देखने को नहीं मिलती थी। वहाँ पर आपके, मैं कह सकता हूँ कि आपके जानवरों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा और प्राकृतिक चीज़ों की पूजा होती थी। लेकिन जैसे जैसे आपका उत्तर वैदिक काल आएगा तो उत्तर वैदिक काल में आपके अब मूर्ति पूजन स्टार्ट हो जाएगा और जानवरों की बलि आपकी अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आपके यज्ञ कराते थे तो जो यज्ञ कराते थे उसमें आपके जानवरों की अब बलि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। जो यज्ञ आपका कराता था वो यजना कहलाता था और जो यज्ञ आपका करता था, मतलब पुरोहित, ये आपका यजना कहलाता था और जो यज्ञ कराता था वो यजमान कहलाता था। ठीक, जैसे अभी भी यजमान कहते हैं ना जब यज्ञ होता है तो उस समय से यहाँ से निकल के ये सब बात आती है। उल्लेखित है आपका कि आपका 2,40,000 गायों को भेंट में दिया गया था आपके एक यज्ञ कराने के लिए। ठीक है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एक यज्ञ कराने के लिए क्या करा गया, 2,40,000 गायों को आपके दान में दे दिया गया, फिर दान दक्षिणा में आपके किसको, पुरोहित को दिया गया था। तो ये तो आपका एक तरीके से एग्जेगरेट हो गया है, लेकिन ये बता रहा है कि आपके अब क्या हो रहा है, यज्ञ की आपकी अवधारणा धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से धार्मिक स्थिति धीरे धीरे आपकी बदल रही है। अच्छा, और मैंने आपको बताया ना कि वेद पढ़ने की आपको अनुमति ऊपर के 3 वर्गों को थी। ठीक है, शूद्रों को आपको वेद पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, ये चीज़ याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में ऐसा उन्होंने बताया। तो ये चीज़ें हो गई। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम समय आपका आएगा, ठीक है, जब छठी शताब्दी आपके धीरे धीरे आने लग जाएगी तो क्या होगा, आपका लोगों में मानसिक चेतना आपकी जगने लग जाएगी। ठीक है, मानसिक चेतना जब जगने लग जाएंगे तो उसी से आपके देखेंगे कि विभिन्न तरीके के आपके क्या होंगे, आपके अलग समुदाय आपके निकल के आएंगे। ठीक है, अलग अलग धर्म आपके आएंगे, जैसे कि बौद्ध धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म निकल के आएगा, फिर आपके जैन धर्म निकल के आएगा। ठीक है, मक्खली घोसाल के बारे में आपने सुना होगा। ये सब चीज़ें जहाँ आपकी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब निकलने लग जाएंगी। क्यों निकलेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग के अंदर मानसिक चेतना आपकी कन्वर्ट होने लग जाएगी। मानसिक चेतना जब कन्वर्ट होगी, जब लोग बिखर के आपके विभिन्न धर्मों का आप तरीके से क्या करेंगे, निर्माण करने लग जाएंगे। ठीक है, विभिन्न समुदायों का। तो जो हिंदू या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपके सनातन जो धर्म है उसमें भी कुछ चेंजमेंट होना शुरू हो जाएगा। चेंजमेंट ये होगा कि अब धीरे धीरे आप लोग देखेंगे जब लेटर वैदिक एज का अंत होने लग जाएगा तो शूद्रों को भी एक तरीके से कह सकते हैं कुछ छूट देना शुरू हो जाते थे। ठीक है, वो भी एक तरीके से आपके देवी देवताओं की पूजा कर सकते थे, ऐसे उन्हें छूट धीरे धीरे देने लग गए। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि उपनिषद की आपकी अवधारणा आई और उपनिषद आपके लिखे गए। ठीक है, उपनिषद में क्या होता है, उपनिषद पूरी तरीके से आपका वैज्ञानिक है, तो इसका भी आपकी अब अवधारणा आने लग गई थी। कब, जब वैदिक एज आपका उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे अंत होने के नज़दीक में होगा तब होगा। ठीक, और जनपद की आपकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया है कि धीरे धीरे से जनपद की स्टार्ट हो गई थी। तो ये हो गया, यही जनपद आपका आगे चल के आपका 16 महाजनपद बनेंगे। 16 महाजनपद पढ़े ना, अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो 16 महाजनपद क्या होगा, धीरे धीरे आपके अब जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का अंत आएगा तो ये सब बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये हो गया। अब वैदिक साहित्य के बारे में समझ लीजिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा डिटेल में समझिएगा। ठीक है,
इसमें जल्दबाजी ना करना। जो जो मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें हूबहू आप ऐसे ही नोट करना, तभी समझ आएंगी। ठीक, थोड़ा पानी पी लूँ तब पढ़ाता हूँ। अब सुनिए, वैदिक साहित्य समझने से पहले आप ये समझिए कि मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसमें आपकी पिक्टोग्राफिक लिपि थी, मतलब कि उस लिपि को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं और पिक्चर की फॉर्म में वहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अगर आपका मैं कह सकता हूँ, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई तो आपकी लिपि बीच में कोई भी लिपि नहीं थी। ठीक है, कोई भी लिपि आपको नहीं पाई जाती है। फिर जब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर आपके आ जाते हैं 1000 BC के आसपास, ठीक, 1000 बिफोर कॉमन एरा में जब आ जाते हैं तो आपके क्या होगा, आपके ब्राह्मी, ठीक है जी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का क्या होगा, आपका उद्गम होगा। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि आपकी आएगी। खरोष्टी लिपि का मतलब होता है डोंकी लिप, मतलब होता है डोंकी के लिप की तरीके से आपकी ये लिपि होती है। तो ये आपका कहाँ किधर से लिखी जाती है, पूछा जाता है, तो ये आपका बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, और जो ब्राह्मी लिपि है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि आपके अफगानिस्तान इस क्षेत्र में था और ब्राह्मी लिपि आपके पूरे भारत में फैली हुई थी। अब ये समझिए, ठीक है, जब ये हो गया तो यही ब्राह्मी लिपि में मैं कह सकता हूँ, ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में आपके सारे वेदों को लिखा गया है। देखिए लिपि क्या होती है, पहली बात तो आपको कुछ लोग को लिपि में यहाँ कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, कि लिपि और भाषा अलग अलग है कि नहीं है। लिपि समझिए, लिपि जैसे कि देवनागरी आपकी लिपि है। जैसे मैं मेरा नाम मान के चलिए शुभम है, तो मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से, तो ये मैं लिख रहा हूँ शुभम, ठीक, और मैं ऐसे लिख रहा हूँ शुभम। तो ये जो शुभम लिखा हुआ है ये आपका हिंदी भाषा में लिखा है, हिंदी भाषा में है, लेकिन ये देवनागरी लिपि में है। ठीक है, देवनागरी लिपि में, मतलब लिखने की जो कला है ये आपकी देवनागरी में है। और हिंदी और जो इंग्लिश में जो कहा जाता है, जैसे माय नेम इज शुभम, तो ये इंग्लिश भाषा है, लेकिन मेरा नाम शुभम है तो ये हिंदी भाषा है। लेकिन जैसा आपका लिखा जाएगा, अगर इस रूप में लिखा जा रहा है तो आपके देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है, और ये आपकी होती है रोमन लिपि। कौन सी? रोमन लिपि या फिर रोमन स्क्रिप्ट कहलाती है। तो ये लिपि और भाषा में आपके अंतर होता है। ठीक, अब ये चीज़ हो गया। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास आपके ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि आती है। फिर यही चल के आपके, अब देखेंगे आप लोग कि 600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास आपके सिद्ध मातृका बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी? सिद्ध मातृका बन जाएगी। ठीक है, मतलब सिद्ध मातृका लिपि में धीरे धीरे कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। फिर आगे चल के यही आपका 9th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास, ठीक, 9th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास यही आपकी देवनागरी लिपि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि पे चल रही है ये 9वीं शताब्दी में आपकी आई थी। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ये सारी चीज़ आपके ब्राह्मी लिपि से निकल के आई है। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में आपके संस्कृत भाषा में आपकी क्या किया गया, आपके वेदों को लिखा गया है। अब समझ आ गया ना? अब एक एक करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिटेल में। तो पहले चीज़ ये समझिए आपके कि 1500 से 1000 जब आपका बिफोर कॉमन एरा था, ठीक, तो इस बीच आपके ऋग्वेदों क्या हुआ, ऋग्वेदों की संरचना होती है। ऋग्वेदों की संरचना तो होती है लेकिन इसे कोडिफाई या फिर लिखा नहीं जाता है। भाई लिखा क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आपके 1000 BC से पहले तो कोई लिपि ही नहीं थी, उस समय कोई लिपि ही नहीं थी, तो लिखा कहाँ से जाएगा? तो ये श्रुति जन्य इसको कहा जाता है। इस बीच जो आपका ऋग्वेद है वो श्रुति जन्य या फिर लोगों के द्वारा सुन के अब एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करके आपके ऋग्वेदा को धीरे धीरे ट्रांसफर करा गया। और बाद में 1000 BC के बाद जब आपकी लिपि आएगी तो इसको धीरे धीरे आपके कोडिफाई करा जाएगा और धीरे धीरे इसे लिखा जाएगा। ठीक, तो वैदिक साहित्य को 4 भागों में आपके बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? वैदिक साहित्य को आपके 4 भागों में बांटा गया है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक
और आपका उपनिषद। ठीक, इन 4 भागों में वैदिक साहित्य का डिवीजन हुआ है। तो वेद का मतलब होता है आपके मंत्रों का संग्रह। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका ऋग्वेद और आपके जो है ना सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे आपके वेद के एग्जाम्पल है। वेद का मतलब होता है जहाँ पर मंत्रों का संग्रह आपका हो। ब्राह्मण क्या होता है आपका? ब्राह्मण वैदिक साहित्य में आपके वैदिक मंत्रों में का जो आपका निहित अर्थ होता है, ठीक है, कि ये मंत्र आपके क्या कहना चाहते हैं, इसका अर्थ कौन बताता है? तो इसका वो अर्थ आपका ब्राह्मण में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ब्राह्मण में मिलेगा। जैसे कि आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है ब्राह्मण के। इसी ब्राह्मण में, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण में आपके ऋग्वेद के बारे में उसका अर्थ समझाया गया है, किसमें? आपके ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो ब्राह्मण हो गया। और आरण्यक आपका कहलाता है एक चीज़। आरण्यक को एक तरीके से जंगल बुक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण के नियम बनाए गए। ठीक है, कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस तरीके से करा जाएगा, उनका नोट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके कहाँ बनाई गई? आरण्यक में लिखा गया है। ठीक है, उपनिषद उसके बाद लास्ट में गिवन है। ये वैदिक दर्शन होंगे जो आपका जब ये धीरे धीरे एंड हो रहा होगा लेटर वैदिक एज, तब ये उपनिषद आपके वैदिक दर्शन के रूप में आएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो आप वेद के बारे में समझिए। अब वेद, जो वेद आपके दे रखे हैं, इसमें समझिए कि होत्री आपके ब्राह्मण हैं। होत्री ब्राह्मण आपके क्या करते हैं? इनको द इन्वोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्वोकर, मतलब कि जो एक तरीके से लेके आए, कुछ चीज़ें आपकी लेके आए हैं। ठीक, इन्वोक करा है, इंग्लिश में कहते हैं। तो ये ऋग वैदिक संहिता को एक तरीके से आपके इन्होंने कंपाइल करा था। किसके? अपने होत्री ब्राह्मण ने। इसमें टोटल आपके ऋग्वेदा में लिखा गया है कि 10,442 आपके मंत्र हैं। होत्री ब्राह्मण और उनकी संतानों ने इसका संग्रह किया था। किसका? आपके ऋग्वैदिक संहिता का। ठीक है, जैसे कि आपके कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट आपके ब्राह्मण हैं जिसमें थे? गृहस्थ समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। ये होते ब्राह्मण थे आपके। इन्होंने आपके ऋग्वैदिक संहिता का संरचना धीरे धीरे इन्होंने करी थी। कितने मंत्र हैं आपके ऋग्वेद में? 10,442, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट सेट ऑफ आपके वो हैं, मैं कह सकता हूँ कौन ब्राह्मण है, ये उद्गात्री आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उद्गात्री को द सिंगर के नाम से भी कहा जाता है। मतलब कि ऋग्वेद को संगीत के रूप में आपके यहाँ पर कन्वर्ट करा गया। ठीक, जो आपके मुनि ऋषि मुनि थे, इन्होंने ऋग्वेद को क्या करा? धीरे धीरे संगीत के रूप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यही आपका सामवेद कहलाता है। क्या कहलाता है? सामवेद के रूप में कहलाता है। सामवेद में क्या है? सामवेद में आपके सिर्फ और सिर्फ 75 नए आपके मंत्र हैं। बाकी सारे के सारे मंत्र हैं वो आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक, बाकी सारे मंत्र ऋग्वेद से, सिर्फ 75 नए यहाँ पर जोड़े गए। और यहाँ पर संगीत के रूप में आपको ऋग्वेद को कन्वर्ट करा गया। किसने किया? उद्गात्री ब्राह्मण ने किया। फिर आपके अर्धेयु, ये मैं कह सकता हूँ अधर्यु, ठीक है, सॉरी अधर्यु, इनको द एग्जीक्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये यजुर्वेद, इन्होंने यजुर्वेद की स्थापना करी आपके। और ये यज्ञ के जो नियम होते हैं यहाँ पर आपके बताए गए हैं। किसमें? यहाँ पर आपके बताए गए हैं इसमें। तो ये चीज़ हो गई। आगे अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद और जो यजुर्वेद आपका होता है, कहा जाता है कि यही तीनों वेद आपके ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए। ठीक, और जो आपका अथर्ववेद है, ये आपका इसके रचयिता आपके अर्हर्यु को कहा जाता है। ठीक, ये कहा जाता है एक तरीके से नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाता है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये तीनों आपके बिल्कुल मेन हैं और ये आपका एक्स्ट्रा बाद में ऐड किया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो वेद त्रय कहा जाता है इनको, इन तीनों को। ठीक, वेद त्रय या फिर त्रय कहा जाता है। मतलब कि 3 आपके वेद हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा आपका है इसके रचयिता, मैंने आपको बताया अथर्ववेद के अर्हर्यु। ठीक है, ये गैर आर्यन प्रथाएं इसमें हैं। इसमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है। मेडिसिन के बारे में, कि जड़ी बूटियों के बारे में आपके अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब ऋग्वेदा को आपके याद रखिएगा कि 10 किताबों में या फिर 10 मंडल में आपके विभाजित करा गया है, जिसके अंदर 1028 आपके सूक्त हैं और उसके अंदर आपके टोटल मिला के 10,442 आपके मंत्र हैं। ठीक, ऋग्वेदा को आपके 3 भागों में बांटा गया है, साकाल, वस्काल और बालखिल्य। इन तीनों भागों में आपको ऋग्वेदा को बांटा गया है। अब ये बता रहा हूँ तो इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा, ये पूछा जाता है। तो साकाल में आपके 1017 सूक्त हैं। ठीक,
11 सूक्त यहाँ हो जाते हैं आपके किसमें, बालखिल्य में। और जो वासकाल है ये आपका विलुप्त हो चुका है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपके यहाँ से मिला के आपका 1028 सूक्त यहाँ से निकल के आते हैं। अब समझे, साकाल और बालखिल्य में है और वसकाल आपका विलुप्त हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब गोत्र किताबों के बारे में बताया गया, गोत्र पुस्तक आपकी लिखी गई है ऋग्वेद में, ठीक है। तो यहाँ आपका पूछा जाता है कि विभिन्न जो आपकी गोत्र बुक है वो किसने लिखी है, ये पूछा जाता है। जो दूसरी गोत्र बुक है ये आपके गृहस्थसमद ने लिखी है। गृहस्थसमद ऋषि और उनके वंशज ने लिखी है। तीसरी है आपके विश्वामित्र और उनके वंशज ने। चौथी है आपके वामदेव और उनके वंशज ने। पांचवी है अत्रि ब्राह्मण और उनके वंशज ने। और छठा है आपका भारद्वाज और उनके वंशज ने। सातवां है आपका वशिष्ठ और उनके वंशज ने। अब आप पूछेंगे कि पहली बुक की सर क्या कहते हैं, तो पहला बुक जो है आपके किसी एक पर्टिकुलर कह सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर वंशज के बारे में या फिर कोई एक पर्टिकुलर फैमिली ने नहीं बनाया था, कई ब्राह्मणों ने आपके मिल के बनाया था, इसीलिए इसका जिक्र आपके यहाँ नहीं करा जाता है। तो ये 6 बुकें हैं आपकी, याद रखिएगा, ठीक। ये गोत्र पुस्तक आपकी कहलाती हैं, ये ऋग्वेद में ये लिखा गया है, ठीक है। ये विभिन्न आपके ब्राह्मण हैं जिन्होंने इसको रचयिता करी है। आगे हम लोग चलते हैं उपनिषद में। उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर टू द प्रीस्ट, मतलब कि आप गुरु के कदमों के नज़दीक बैठते हैं और ज्ञान अर्जित करते हैं और धीरे धीरे उसको वैज्ञानिक रूप देके आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैदिक दर्शन है उपनिषद। टोटल आपको याद रखना है कि 108 आपके उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य के रूप में विभाजित हैं। दोनों गद्य और पद्य दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। जिसमें से 10 से 12 सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ईशोपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद में जैसे ईशोपनिषद के बारे में बताया गया है, इसमें आपके कर्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और केनोपनिषद में क्या है, इसमें ब्रह्म के स्वरूप के बारे में आपको बताया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कठोपनिषद में यामा और नचिकेत की जो कहानी है, ठीक है, ये चीज़ यहीं से आपकी निकली है। कहाँ से, कठोपनिषद में। और मुंडकोपनिषद में आपके क्या हुआ है, सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, सत्यमेव जयते जो हमारा आज भारत का सिंबल है, इसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये भारत सरकार का एक तरीके से मोटो है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिखा गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। और बृहद आरण्यक उपनिषद यहाँ पे आपके, तो बृहद आरण्यक उपनिषद बताता हूँ आपको। यहाँ पर देहांतरण के बारे में बताया गया है, फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि एक आत्मा दूसरे आत्मा में शरीर में कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में बताया गया है। इसी को आगे चल के आपको भगवत गीता में एक्सपैंड करा गया है, इस थ्योरी को, देहांतरण को। तो याद रखिएगा कि बृहद आरण्यक उपनिषद में ये चीज़ें कही गई है आपके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि कठोपनिषद में आपके, या फिर सत्यमेव जयते पूछेगा कहाँ से लिया गया है, 4 एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से एक आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब जाते हैं एंड पे। वेदों में हमने देखा कि आपके बहुदेववाद हो रहा है, बहुदेववाद हो रहा है वेदों में हमने देखा। लेकिन जब आप उपनिषद में धीरे धीरे आगे आएंगे तो यहाँ पर एकेश्वरवाद की बात करी गई है। एक भगवान के बारे में यहाँ पर कहा गया है। कोई भी आइडल वर्शिप आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, मतलब मूर्ति पूजन धीरे धीरे उपनिषद में मूर्ति पूजन नहीं माना गया है, ये चीज़ जानिएगा, ठीक है। लेकिन आगे जैसे जैसे अब समाज और आगे बढ़ता है तो पॉलीथीज्म आ जाता है या फिर बहुदेववाद धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे अब उपवेद पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है। तो उपवेद आपके धर्मनिरपेक्ष और वैदिक साहित्य है, ये याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्ष वैदिक साहित्य जो होते हैं वो उपवेद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि जड़ी बूटियों का जो ज्ञान बताता है ये आपका आयुर्वेद कहलाता है, जो आपके ऋग्वेद का पार्ट है। संगीत का जो ज्ञान बताता है वो आपका गंधर्व वेद कहलाता है, जो सामवेद का पार्ट है। तीरंदाजी का ज्ञान के बारे में जो यहाँ लिखा गया है वो धनुर्वेद आपका कहलाता है, ये यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद में इसका वर्णन है। शिल्पकारी का ज्ञान जो आपका होता है ये शिल्प वेद में, ये अथर्ववेद का आपका क्या है, अथर्ववेद का पार्ट है, इसमें वर्णन है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पर हो गया। फिर आगे हम लोग ट्रांसफ़र होते हैं, जो वेदांग होते हैं, ठीक है, जो वेद से वेदांग निकलता है, जिसके बारे में पूछ सकता है। तो वेदांग, अब देखिए बहुत डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। ये साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें वेदों को
आपको क्या करा गया है और विकसित करा गया है, जिसे वेदांग कहा गया है। इसका उद्देश्य आपका वेदों को बेहतर समझ के लिए और सही अध्ययन के लिए आपका बनाया गया है, जिसके 6 आपके वेदांग हैं। ठीक, बस आप नाम याद कर लीजिए। शिक्षा और स्वर विज्ञान देख लीजिए, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ये सारे आपके वेदांग के भाग हैं। ठीक है, जैसे कि व्याकरण एक समझ लीजिए, व्याकरण में है कि संस्कृत भाषा की शुद्धता और वैज्ञानिक रूप को प्रदान करने वाला ये शास्त्र है आपका। ठीक है, व्याकरण वेदांग, जिसमें जैसे आपके पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन द्वारा इसको धीरे धीरे आपका क्या करा गया, डेवलप करा गया व्याकरण को। ठीक है, जो व्याकरण आज आप पढ़ते हैं वो यहाँ से निकल कर आई है, वेदों से निकल के आई है। देखिए कितना ज़्यादा साइंटिफिक हैं आपके वेद। ठीक है, और आप लोग अपने ही कल्चर को नहीं मानना चाहते हैं, वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अपने जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, उसको छोड़ के पश्चिमी रीति रिवाज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो देखिए, आप अपने इतिहास को उठा के देखिए, कितना स्वर्णिम आपका इतिहास रहा है। ठीक है, तो व्याकरण हमने देख लिया, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन द्वारा इसको धीरे धीरे डेवलप करा गया आपके। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ज्योतिषी है, ये खगोल या फिर गणित की इन्होंने आपकी धीरे धीरे क्या करा, इससे बात करी गई है। जैसे समय की गणना, नक्षत्रों की गति, ग्रह और स्थितियों का ज्ञान प्रदान करना, यहाँ से निकलता है। ठीक है, कल्प से क्या निकलता है, आपके वैदिक यज्ञों अनुष्ठान के जो आपके धीरे धीरे एक तरीके से पद्धति है, यहाँ से निकल के आई है। शिक्षा और स्वर विज्ञान में वैदिक मंत्रों के उच्चारण का स्वर स्थान कहाँ सही तरीके से है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, कहा गया है कि आपका एक चीज़ है, हम लोग कुछ चीज़ें फाइंड करने की बात कर रहे हैं, वो आपको बता देता हूँ। कि कहते हैं कि पहले जो आपका वेदों का उच्चारण करा जाता था, अगर सही तरीके से आपका उच्चारण करा जाए तो स्पेस तक, या फिर आपका कह सकता हूँ कि आपके अंतरिक्ष तक उसकी आवाज़ जाएगी, उसकी ध्वनि धीरे धीरे की तरंगे पहुँचती है। ठीक है, ये चीज़ मतलब है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो साउंड है जो ट्रैवल कर रही है स्पेस में, आपके साउंड ट्रैवल करती रहती है, तो उसको साउंड की स्पीड आपकी कम होती है, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग उस साउंड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा थ्योरी बताई जा रही है कि हम लोग जो पुराने वक्त में जो साउंड निकले होंगे उसको अगर हम कैप्चर करें, जो करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर आपके धीरे धीरे चला गया होगा स्पेस में, अगर उसको कैप्चर कर सके, उसको कोडिफाई कर सके, उसको सुन ले, तो हम पता कर सकते हैं कि पहले के आपके जो मंत्र या फिर यज्ञ हैं वो कैसे होते थे, उसमें क्या बातें होती थी। ठीक है, ये ऋग्वेदिक में देखिए, ऋग्वेदिक आपको कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हो गई। और छंद और जो निरुक्त है ये आपका यहाँ से निकल के आया है। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट स्लाइड है, उसके बाद ख़त्म करते हैं। वेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे आपके प्राचीन एवं मध्यकालीन युग में विधि की पुस्तकें बनती हैं, जिसे आपके धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और ये धर्मशास्त्र आपका ठीक 6वीं शताब्दी के बाद आपका निकल के आता है, क्योंकि आपका जो दूसरा नगरीकरण हो गया था, मौद्रीकरण हो गया था, तो अब धीरे धीरे आपका धर्मशास्त्र निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें विधि पुस्तकें, कानून की रचना और निर्माण धीरे धीरे आपका निकलेगा, तो वो आपका धर्मशास्त्र कहलाएगा, जो 16 महाजनपद में और ज़्यादा डेवलप आपका होगा, जिसमें आपका धर्म सूत्र होगा। ठीक है, और स्मृति साहित्य होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। इस 2nd BCE के आसपास आपका स्मृति साहित्य लिखा गया था, और जो ये है आपका धर्म सूत्र, ये 6th BCE के आसपास आपका लिखा गया था। ठीक, इसमें याद रखिए, जैसे गौतम धर्मसूत्र आपका, ठीक है, बोधायन और आपस्तंभ, ये धर्मसूत्र हैं आपके। और जो आपके स्मृति साहित्य हैं, बृहस्पति, नारद, पराशर, ये सब चीज़ें जो हैं स्मृति साहित्य, ये आपके 2nd BC के आसपास लिखा गया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिएगा कि ये धर्मशास्त्र है 6ठी BC आने के अंत में। अब धीरे धीरे धर्मशास्त्र का भी निर्माण आपके होने लग गया था, और वेदांग तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल का टोटल जो आपका लमसम लेक्चर था, जिसमें लिटरेचर भी था, सब कुछ हमने कंप्लीट कवर कर लिया। इससे बाहर एग्जामिनर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके नोट्स जो हैं वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का आप ये QR कोड है, ठीक है, चैनल का नाम है एग्ज़ाम मोड UP। यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं लेक्चर डालूंगा वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके खुद के नोट्स बना सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, इससे बाहर आप कहीं अगर PCS लेवल तक का एग्जामिनर भी दे रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देगा, तब भी इससे बाहर आपका क्वेश्चन वो नहीं बनाएगा। इतनी डिटेल में मैंने लेक्चर आपको कवर कराए हैं।
तो यूपी ट्रिपल एस के अंदर कोई भी वैकेंसी भी अगर आती है तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, बस यही लेक्चर पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।